नमस्कार, हमारे एगनू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग, SOTST, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स, PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, PGDT, हिंदी, PGDT 01 अनुवाद सिद्धांत और प्राविधि, खंड 1 अनुवाद का अर्थ, परंपरा और महत्व, इकाई 1 अनुवाद, अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। 1.0 उद्देश्य। आप अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पहली इकाई पढ़ने जा रहे हैं। इस इकाई को पढ़कर अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई समझा सकेंगे, अनुवाद से क्या तात्पर्य है ये बता सकेंगे, अनुवाद का महत्व पहचान सकेंगे, अनुवाद की परिभाषाएं बता सकेंगे, अनुवाद के स्वरूप का उल्लेख सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना। अनुवाद शब्द आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही परिचित हो गया है। एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में व्यक्त करना ही अनुवाद है, पर यह कार्य दूर से जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। अनुवाद की परिभाषा। अनुवाद शब्द का अर्थ समझना और समझाना एक बात है, अनुवाद कार्य करना दूसरी बात। अर्थात अनुवाद का सैद्धांतिक पक्ष एक वस्तु है तो उसके व्यवहारिक पक्ष की अपनी समस्याएं होती हैं। अनुवाद एक भाषिक प्रक्रिया है। अनुवाद वास्तव में दो भाषाओं के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम करता है। हर भाषा की संरचना अपने में विशिष्ट होती है। यह आवश्यक नहीं है कि दोनों भाषाओं में अनुवादक समान अभिव्यक्तियां मिल ही जाएं। भाषा एक प्रतीकात्मक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। अनुवाद में अनुवादक को दो प्रतीक व्यवस्थाओं से जूझना पड़ता है। वो एक प्रतीक व्यवस्था में व्यक्त अर्थ को दूसरी प्रतीक व्यवस्था में अंतरिक करता है। अतः हमें अनुवाद के स्वरूप को समझने के लिए एक और प्रतीक की संकल्पना को समझना होता है, क्योंकि एक स्तर पर अनुवाद अर्थ का प्रतीकांतरण भी होता है तथा दूसरी ओर भाषा सिद्धांतों को भी समझना होता है, क्योंकि अनुवाद दो भाषाओं के मध्य होने वाला भाषांतरण भी है। इस इकाई में आपको अनुवाद के स्वरूप एवं क्षेत्र से संबंधित इन्हीं संकल्पनाओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अनुवाद के स्वरूप एवं अर्थ को समझकर आप समझ सकेंगे कि आज के युग में अनुवाद की कितनी महत्ता है। 1.2 अनुवाद, अर्थ एवं परिभाषा। 1.2.1 अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति। अनुवाद शब्द अनु, उपसर्ग तथा वाद शब्द के संयोग से बना है। अनु जोड़ वाद इक्वल्स अनुवाद। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे या अनुगमन करना तथा वाद शब्द का संबंध है वद धातु से, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। इस प्रकार अनुवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ तो होगा किसी के कहने या बोलने के बाद बोलना। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। प्रायः गुरु या आचार्य लोग जो कुछ बोलते या मंत्रों का उच्चार करते थे, शिष्य लोग गुरु के उन कथनों के पीछे पीछे उन्हीं बातों को दोहराते थे। इसी को अनुवचन या अनुवाद कहा जाता था। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में अनुवाद शब्द का प्रयोग किसी ज्ञात बात को कहने के संदर्भ में किया है, अनुवादे चरणानम। इसी तरह भर्तृहरि ने भी अनुवाद शब्द का प्रयोग दोहराने या पुनर्कथन के अर्थ में ही किया है, आवृत्तिर्नुवादों वा। जैमिनीय न्यायमाला में भी अनुवाद को ज्ञात का पुनर्कथन ही माना गया है, ज्ञात्स्य कथनानुवाद। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमारे यहाँ अनुवाद शब्द का प्रयोग गुरु के कथनों को शिष्यों के द्वारा दोहराए जाने के लिए होता था। शिष्य के लिए दोहराना या पुनर्कथन करना इसलिए आवश्यक था कि हमारे यहाँ शिक्षा मौखिक परंपरा में दी जाती थी। आज अनुवाद शब्द को हम जिस अर्थ में ग्रहण करते हैं वह संस्कृत में प्रयुक्त अनुवाद के अर्थ से थोड़ा भिन्न। आज अनुवाद शब्द को अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द के पर्याय के रूप में ग्रहण किया जाता है। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन शब्द भी लैटिन के दो शब्दों ट्रांस तथा लेशन के संयोग से बना है, जिसका अर्थ होता है पार ले जाना। वस्तुतः अनुवाद में एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ले जाया जाता है। अतः एक भाषा के पार दूसरी भाषा में ले जाने की प्रक्रिया के लिए ही ट्रांसलेशन शब्द अंग्रेजी में प्रचलित हो गया। इस प्रकार संस्कृत तथा अंग्रेजी के शब्दों की व्युत्पत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुवाद शब्द का अर्थ है एक बार कही गई बात को दोहराना या पुनर्कथन। यहाँ शब्द तथा शब्द रूपों की बजाय अर्थ के दोहराए जाने की बात की ओर संकेत किया जा सकता है। ट्रांसलेशन शब्द से भी लगभग यही अर्थ निकलता है कि अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक भाषा के पाठ में व्यक्त अर्थ को दूसरी भाषा में ले जाया जाता है। इस प्रकार दोनों दृष्टियों में कोई मौलिक भेद नहीं है। एक में अर्थ को दोहराने की बात कही गई है, दूसरी में अर्थ को एक भाषा से उठाकर दूसरे भाषा में ले जाने की बात कही गई है। 1.2.2 अनुवाद का अर्थ। आज के संदर्भ में यदि हम अनुवाद को देखें तो ये कह सकते हैं कि अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करते हैं। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। स्रोत भाषा में व्यक्त अर्थ को लक्ष्य भाषा में अंतरित करने की यह प्रक्रिया बड़ी जटिल प्रक्रिया है। इसका प्रमुख कारण ये है कि प्रत्येक भाषा की संरचना अपने में विशिष्ट होती है।
उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश एवं मान्यताएं विशिष्ट होती हैं। जीवन और जगत को देखने की दृष्टि विशेष होती है। हर भाषा एक ही भौतिक सत्य को अपने अपने ढंग से भाषा में अभिव्यक्ति प्रदान करती है। अतः अनुवाद में एक भाषा में व्यक्त अर्थ को दूसरी भाषा में व्यक्त करना इतना आसान नहीं होता। उदाहरण के लिए हिंदी के निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। 1. आज हमारे यहाँ मेहमान आए। 2. आज हमारे यहाँ मेहमान आ गए। 3. आज हमारे यहाँ मेहमान आ धमके। 4. आज हमारे यहाँ मेहमान आ मरे। हिंदी के इन सभी वाक्यों में यद्यपि मुख्य अर्थ तो एक ही है, लेकिन फिर भी सभी वाक्यों में अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर भी है। वाक्य 3 में वक्ता की मेहमानों के आने के प्रति अनिच्छा व्यक्त हो रही है तथा वाक्य 4 में यह अनिच्छा अपनी चरम सीमा पर जा पहुंची है। यदि हम अंग्रेजी में इन वाक्यों का अनुवाद करें तो सभी वाक्यों का एक ही अनुवाद होगा, गेस्ट्स केम टू अस टुडे, क्योंकि अंग्रेजी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता और हिंदी में संयुक्त क्रियाओं के माध्यम से जो सूक्ष्म अर्थ की विविधता आई है उसका अंग्रेजी में सीधे अनुवाद कर पाना कठिन ही नहीं असंभव है। व्यंजित अर्थ के लिए हमें अनुवाद करते समय लक्ष्य भाषा में कुछ जोड़ना पड़ेगा। स्रोत भाषा की अभिव्यक्तियों के लिए लक्ष्य भाषा में समतुल्य अभिव्यक्तियां खोजना एक कठिन कार्य होता है। अनुवादक लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा के बीच एक ऐसे सेतु का निर्माण करता है जिससे दोनों के बीच तालमेल स्थापित हो सके और स्रोत भाषा पाठ तथा लक्ष्य भाषा पाठ के बीच इस सेतु का कार्य करता है अनुवाद। अनुवादक का द्विभाषिक होना एक अनिवार्य शर्त होती है, अर्थात अनुवादक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसका दोनों भाषाओं, स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा पर मातृभाषा के समान अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा अनुवादक को मूल भाषा पाठ के विषय का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। विषय की पर्याप्त जानकारी के अभाव में भी प्रायः अनुवाद स्तरीय नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति भौतिक विज्ञान के पाठ का अनुवाद कर रहा है और उसे भौतिक विज्ञान का विषय ज्ञान बिल्कुल नहीं है तो भी दोनों भाषाओं का उचित ज्ञान होने पर भी वह आदर्श अनुवाद नहीं कर सकता। 1.2.3 अनुवाद की परिभाषा। हम चर्चा कर चुके हैं कि अनुवाद दो भाषाओं के बीच एक सेतु का काम करता है। अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा के पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब हम अनुवाद की परिभाषा देने का प्रयास करेंगे। विद्वानों ने अनुवाद की थोड़े बहुत अंतर के साथ अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अनुवाद के स्वरूप को समझने में ये परिभाषाएं हमारी काफी मदद कर सकती हैं। आइए पहले विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई इन परिभाषाओं पर दृष्टिपात करें। नायडा 1969:12 अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना। ये समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है, फिर शैली के स्तर पर। Translating consists in producing in the receptor language the closest natural equivalent to the message of the source language, first in meaning and secondly in style. इस प्रकार नायडा अनुवाद में अर्थ अर्थात कथ्य पक्ष तथा शैली अर्थात शिल्प दोनों को ही महत्व देकर चलते हैं। उनके अनुसार सफल अनुवादक वही हो सकता है जो लक्ष्य भाषा में अर्थ और शैली की समतुल्यता की सृष्टि कर पाने में समर्थ होता है। कैटफोर्ड 1965 20 एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। The replacement of textual material in one language by equivalent textual material in another language. इस तरह कैटफोर्ड अनुवाद को पाठ्य सामग्री के प्रतिस्थापन के रूप में परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार यह प्रतिस्थापन भाषा के विभिन्न स्तरों स्वन, स्वनिम लेखिम, भाषा की वर्ण संबंधी इकाइयों लिपि, वर्णमाला आदि शब्द तथा संरचना सभी स्तरों पर होना चाहिए। नायडा ने अनुवाद में मूल पाठ के शिल्प की तुलना में अर्थ पक्ष के अनुवाद को अधिक महत्व दिया था, वहाँ कैटफोर्ड अर्थ की तुलना में शिल्प संबंधी तत्वों को अधिक महत्व देते हैं। न्यूमार्क अनुवाद एक ऐसा शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। उपर्युक्त तीनों ही परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक भाषा के पाठ में व्यक्त संदेश को दूसरी भाषा के पाठ के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, या इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि अनुवाद एक भाषाई पाठ में व्यक्त संदेश को दूसरी भाषा के पाठ में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का परिणाम है। अतः अनुवाद एक प्रक्रिया भी है और उसका परिणाम भी। हेलिडे अनुवाद को प्रक्रिया या उसके परिणाम के रूप में न देखकर उसे दो भाषाई पाठों के बीच के संबंध के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये पाठ एक जैसी स्थितियों में एक जैसा प्रकार ही करते हैं। हेलिडे 19,64,124 अनुवाद एक संबंध है जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है। ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार संपादित करते हैं। अर्थात हेलिडे ने अनुवाद को ऐसे संबंध के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है जो दो भाषाओं के पाठों के मध्य होता है। शर्त यही है कि ये दोनों पाठ समान अर्थ को व्यक्त करने वाले होने चाहिए। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक भाषा में प्रस्तुत कथ्य को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना अनुवाद है। अनुवाद की सभी परिभाषाएं वस्तुतः अनुवाद की प्रवृत्ति को स्पष्ट करने का कार्य करती हैं।
निष्कर्ष रूप में हम अनुवाद के निम्नलिखित प्रमुख लक्षण बता सकते हैं। अनुवाद दो भिन्न भाषाओं के बीच होने वाली एक भाषिक प्रक्रिया है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा तथा उसके पाठ को स्रोत भाषा पाठ या मूल पाठ तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा एवं उसके पाठ को लक्ष्य भाषा पाठ कहा जाता है। लक्ष्य भाषा पाठ को ही अनूदित पाठ भी कहा जाता है। स्रोत भाषा पाठ या मूल पाठ के जिस अर्थ का अनूदित पाठ में अंतरण या प्रतिस्थापन किया जाता है वो अर्थ ही अनुवाद का संदेश कहलाता है। स्रोत भाषा पाठ तथा अनूदित पाठ दोनों के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है और इस संबंध का मुख्य आधार यह संदेश ही होता है, अर्थात दोनों ही पाठ उसी संदेश या अर्थ को व्यक्त करने के कारण समानार्थी होते हैं। अनुवाद मूल भाषा पाठ के जिस अर्थ को लक्ष्य भाषा में अंतरित करता है उसका क्षेत्र व्यापक होता है। यह अर्थ केवल संरचना के अर्थ तक ही सीमित नहीं होता, इसके क्षेत्र में संरचनार्थ, संदर्भार्थ तथा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित सभी अर्थ आ जाते हैं। अनुवादक का मुख्य ध्येय यही है कि वो मूल पाठ के भाव को संप्रेषित करने का पूरा ध्यान रखे। 1.2.4 अनुवाद का विस्तार। आज सारे विश्व में अनुवाद की आवश्यकता का अनुभव किसी न किसी रूप में अवश्य किया जाता है। विभिन्न भाषा भाषी समुदायों के बीच संप्रेषण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक बनकर अनुवाद हमारे सामने आता है। आज संसार के किसी भी देश में कोई नई खोज होती है, कोई नया विचार सामने आता है तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी सूचना जल्दी से जल्दी वह अपनी भाषा के माध्यम से अपने देशवासियों को दे सके। जिस प्रकार प्रत्येक भाषा संरचना अपने में विशिष्ट होती है उसी तरह से उस भाषा का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भी विशिष्ट होता है। अनुवाद दो भाषाओं को ही निकट लाने का कार्य नहीं करता बल्कि दो भिन्न संस्कृतियों को भी परस्पर निकट ले आता है। अनुवाद के माध्यम से हम विश्व साहित्य का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ। इन कहानियों ने आगे चलकर एशिया तथा यूरोप के कथा साहित्य को प्रभावित किया। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद भी विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है और इस नाटक से वहां के अनेक नाटककार अपने अपने ढंग से प्रभावित हुए हैं। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हिंदी के एक प्रसिद्ध रूसी विद्वान वारानिकोव ने रामचरितमानस का अनुवाद रूसी भाषा में करके एक अद्भुत कार्य ही नहीं किया बल्कि उस अनुवाद ने अन्य रूसी लोगों में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन आदि के अध्ययन के प्रति रुचि पैदा कर दी। इस शताब्दी में आकर तो अनुवाद हमारी अनिवार्यता ही बन गया है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच नित्य नए नए तरह के राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो रहे हैं और नित्य विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, संबंध पत्र दोनों देशों की भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। ये सब कार्य अनुवाद के ही माध्यम से सुलभ हो पाता है। U0N0O0 में जो भी वक्तव्य पढ़ा जाता है उसका अनुवाद तुरंत ही विश्व की अनेक भाषाओं में उपलब्ध कराया जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि आज विश्व मंच पर अनुवाद की कितनी महत्ता है हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। भारत तो बहुभाषा भाषी देश है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इन विभिन्न भाषा भाषी भारतीयों के बीच भावात्मक एकता बनाए रखने के लिए तो अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है ही, साथ ही शिक्षा, कानून, प्रशासन, चिकित्सा, वाणिज्य एवं व्यवसाय, कृषि, पर्यटन, दूरसंचार आदि के क्षेत्रों में भी सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे रखने के कार्य में अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका रही है। गोपीनाथ 1975:15 के शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुवाद एक ऐसा सेतु बंधन का कार्य है जिसके बिना विश्व संस्कृति का विकास संभव नहीं है। अनुवाद के द्वारा हम मानव के इस विश्व कुटुंब में संपूर्ण एकता एवं समझदारी की भावना विकसित कर सकते हैं, मैत्री एवं भाईचारे को विकसित कर सकते हैं और गुटबंदी, संकुचित प्रांतीयतावाद आदि से मुक्त होकर मानवीय एकता के मूल बिंदु तक पहुंच सकते हैं। चूंकि अनुवादक दो अलग अलग भाषा समाज के लोगों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, अतः अनुवाद का महत्व स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। आज संप्रेषण व्यापार के विभिन्न संदर्भों के बीच अनुवाद एक महत्वपूर्ण घटक बनकर हमारे सामने आ गया है। संसार का हर छोटा बड़ा देश दूसरे देश से जुड़ना चाहता है और इस जुड़ाव में अनुवाद की विशिष्ट भूमिका दिखाई देती है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अनुवाद अपने प्रयोजन में बहुमुखी और बहुआयामी बन चुका है। श्रीवास्तव 1985। पुराने समय में लोग प्रायः धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद करते थे और प्रायः वैयक्तिक रुचि ही अनुवाद का आधार होती थी। लेकिन आज अनुवाद मात्र वैयक्तिक रुचि तक ही सीमित नहीं रह गया है। आज अनुवाद व्यावसायिक सामाजिक आवश्यकता बन गया है और उसका स्वरूप संगठित व्यवसाय के रूप में उभरकर सामने आया है। आधुनिक युग में तो अनुवाद की आवश्यकता वैयक्तिक रुचि पर आधारित न होकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित है। इन्हीं आवश्यकताओं के कारण अब अनुवाद व्यक्ति परिधि से निकलकर समष्टि की परिधि में आ गया है। आज के समाज में अनुवाद की आवश्यकता इतनी अधिक बढ़ गई है कि अनुवाद का कार्य अब संगठित रूप में किया जाने लगा है। अतः निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि अनुवाद का कार्य भी आज अन्य व्यवसायों की ही भांति एक व्यवसाय बन गया है।
1.3 अनुवाद का स्वरूप। अनुवाद के स्वरूप को समझने के लिए अनुवाद को प्रायः दो संदर्भों में लिया जाता है, एक व्यापक संदर्भ में तथा दो सीमित संदर्भ में। 1.3.1 अनुवाद का व्यापक स्वरूप। अनुवाद की परिभाषा तथा अर्थ को स्पष्ट करते समय ये बताया गया था कि अनुवाद में अर्थ को एक भाषा पाठ से दूसरी भाषा के पाठ में अंतरित किया जाता है, परंतु यह अनुवाद का सीमित संदर्भ है। व्यापक संदर्भ में यह माना जाता है कि दो भिन्न प्रतीक व्यवस्था के बीच होने वाला अर्थ का अंतरण ही अनुवाद है। इसका अर्थ यही है कि अनुवाद के अंतर्गत एक प्रतीक व्यवस्था में कही गई बात को बिना अर्थ परिवर्तन किए दूसरी प्रतीक व्यवस्था में व्यक्त किया जाता है। इस दृष्टि से यहाँ यह माना जाता है कि अनुवाद अर्थ या कथ्य का प्रतीकांतरण दो प्रतीक व्यवस्थाओं के बीच होने वाला अंतरण व्यापार है। जब अनुवाद को प्रतीकांतरण के रूप में लिया जाता है तो अनुवाद का स्वरूप समझने के लिए प्रतीक विज्ञान के सिद्धांतों, प्रतीक की संकल्पना आदि सभी को समझना पड़ता है, अर्थात यहाँ अनुवाद को प्रतीक विज्ञान के सिद्धांतों के संदर्भों में लिया जाता है। 1.3.2 अनुवाद का सीमित स्वरूप। अनुवाद को सीमित संदर्भों में देखने वाली दृष्टि यह मानकर चलती है कि अनुवाद दो भिन्न भाषाओं के बीच होने वाला वह व्यापार है जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थ या कथ्य का अंतरण किया जाता है। इसका अर्थ यही हुआ कि सीमित संदर्भों में अनुवाद को भाषांतरण, एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थ का अंतरण के रूप में ग्रहण किया जाता है। जब अनुवाद को भाषांतरण के रूप में लिया जाता है तब यह मानकर चला जाता है कि अनुवाद पर भाषा विज्ञान के सिद्धांत लागू होते हैं, अतः अनुवाद के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों को आधार बनाकर चलना होता है। इस प्रकार अनुवाद को किसी भी संदर्भ में लें, अनुवाद या तो प्रतीक सिद्धांतों का अनुप्रयोगात्मक रूप है अथवा भाषा सिद्धांतों का। अतः अनुवाद के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए हमें प्रतीक विज्ञान तथा भाषा विज्ञान दोनों के ही आधारभूत सिद्धांतों को समझना जरूरी होता है। 1.3.3 कथ्य का प्रतीकांतरण। अभी हमने चर्चा की थी कि अनुवाद का स्वरूप ये संकल्पना लेकर चलता है कि अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसमें अर्थ का अंतरण दो प्रतीक व्यवस्थाओं के बीच किया जाता है। इसीलिए इसे प्रतीकांतरण की संज्ञा प्रदान की जाती है और इसके स्वरूप को समझने के लिए हमें प्रतीक विज्ञान के सिद्धांतों का सहारा लेना होता है। तब सबसे पहले हमारे सामने यही सवाल उठता है कि प्रतीक विज्ञान की मूलभूत मान्यताएं क्या हैं, प्रतीक का स्वरूप क्या है और वास्तव में प्रतीक हम किसे कहते हैं। प्रतीक विज्ञान तथा प्रतीक की संकल्पना। प्रतीक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम प्रतीकों का अध्ययन करते हैं। प्रतीक क्या है, कैसे बनते हैं आदि का अध्ययन प्रतीक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तब प्रश्न उठता है कि प्रतीक क्या है। आपने लोगों को लाल बत्ती पर रुकते हुए और हरी बत्ती पर चलते हुए देखा होगा। अक्सर यह भी सुना होगा कि लाल बत्ती रुकने का प्रतीक है और हरी बत्ती चलने का प्रतीक। वस्तुतः लाल बत्ती या हरी बत्ती का अपने में कोई ऐसा अर्थ नहीं है जो रुकने या चलने से संबंधित हो। ये तो हमने रुकने तथा चलने के लिए लाल या हरी बत्ती के संकेतों को प्रतीक चिन्ह बना लिया है। मंदिर में लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, उसे भगवान शिव का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करते हैं। शिवलिंग स्वयं में भगवान शिव तो है नहीं, वो तो एक पत्थर का टुकड़ा है, लेकिन भक्तों ने उसे भगवान शिव का प्रतीक मान लिया है। जो लोग नास्तिक हैं उनके लिए तो वह हमेशा ही पत्थर का टुकड़ा है। प्रतीक को समझने के लिए एक अन्य उदाहरण और ले सकते हैं। चित्र में बना हुआ घोड़ा वास्तव में घोड़ा जानवर नहीं है बल्कि उसका का चित्रात्मक प्रतीक है। इसी तरह में भाषा में भी जितने भी शब्द प्रयुक्त होते हैं वे सब प्रतीकात्मक होते हैं या प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए कुर्सी, मेज, कलम, दवात, आम, अमरूद, मकान, छत आदि सभी शब्द किसी न किसी वस्तु को व्यक्त कर रहे हैं। कलम शब्द लिखने की वस्तु का प्रतीक है तथा कुर्सी शब्द बैठने की वस्तु का। परंतु यहाँ लाल तथा हरी बत्ती रंग प्रतीक का उदाहरण है, शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक का तथा घोड़े का चित्र चित्रात्मक प्रतीक है। वहाँ कुर्सी, कलम, दवात आदि शब्द ऐसे भाषिक प्रतीक हैं जो विभिन्न ध्वनियों, स्वर तथा व्यंजन के संयोग से बनते हैं। ऐसे प्रतीकों को ध्वन्यात्मक प्रतीक कहा जाता है। इसीलिए भाषा वास्तव में प्रतीक अक्सर किसी न किसी वस्तु ऑब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं तथा प्रतीकों का महत्व तथा उनका अर्थ किन्हीं निश्चित प्रयोक्ताओं के लिए ही होता है। जैसे शिवलिंग केवल शिव भक्तों के लिए ही भगवान शिव का प्रतीक है। कुर्सी, मेज शब्द हिंदी भाषियों के लिए ही वस्तु कुर्सी, मेज के लिए ध्वनि प्रतीक हैं। अंग्रेजी भाषा भाषी के लिए तो चेयर, टेबल शब्द ही इन वस्तुओं के लिए प्रतीक होंगे। प्रतीक शास्त्री पीवर्स ने प्रतीक की परिभाषा देते हुए कहा कि प्रतीक वह वस्तु है जो किसी प्रयोक्ता के लिए किसी दूसरी वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होती है। A sign is something that stands to somebody for something else in some respect or capacity. Peirce. C.S. 1940। प्रत्येक प्रतीक की संकल्पना 3 इकाइयों के आधार पर बनती है। ये 3 इकाइयां हैं। 1. वस्तु या संकेतित वस्तु रेफरेंट। 2. अर्थ या संकेतार्थ रेफरेन तथा
3. प्रतीक, साइन। प्रतीक, अभिव्यक्ति रूप में प्रयुक्त शब्द कमल, जल्स, लोट्स। यहाँ ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि प्रतीक का वस्तु के साथ सीधा संबंध नहीं होता। प्रत्येक प्रतीक से पहले हम उसके अर्थ पर पहुंचते हैं और फिर अर्थ से उसकी वस्तु तक। साथ ही भाषा में ये प्रतीक ही अभिव्यक्ति है और अर्थ उसका कथ्य है। अतः ये कहा जा सकता है कि भाषा कथ्य और अभिव्यक्ति की समन्वित इकाई है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु का जो अर्थ होता है उसके निर्माण में केवल भौतिक वस्तुओं का ही योग नहीं रहता, बल्कि प्रयोगकर्ता की अपनी सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं का भी योग रहता है। उदाहरण के लिए, उल्लू शब्द का अर्थ हिंदी भाषा भाषी समाज के प्रयोक्ता के लिए मूर्ख है, तो जापानी भाषा भाषी प्रयोक्ता के लिए आउल विद्वान। इसी तरह गाय शब्द यदि किसी स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है तो हिंदी भाषा भाषी प्रयोगकर्ता उसका अर्थ सीधी एवं सरल महिला के अर्थ में ग्रहण करता है, तो अंग्रेजी भाषा भाषी प्रयोक्ता काउ शब्द को मूर्ख महिला के अर्थ में ग्रहण करता है। परंतु जहां तक सामान्य संकेतित अर्थ का सवाल है, हिंदी और अंग्रेजी में गाय तथा काउ शब्द एक ही वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हर भाषा किसी एक वस्तु को भिन्न भिन्न प्रतीकों से व्यक्त कर सकती है या किसी एक अर्थ या कथ्य को दो भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। अनुवाद में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अनुवादक वस्तुतः एक भाषिक प्रतीक व्यवस्था में व्यक्त अर्थ को दूसरी भाषिक प्रतीक व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त करने का कार्य करता है। इस दृष्टि से जब हम अनुवाद को व्याख्यायित करने का कार्य करते हैं तो यह मानकर चलते हैं कि अनुवाद वह व्यापार है जो दो भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के मध्य घटित होता है तथा जिसके माध्यम से अर्थ या कथ्य को एक प्रतीक व्यवस्था से दूसरी प्रतीक व्यवस्था में अंतरित किया जाता है। इसीलिए व्यापक संदर्भ में अनुवाद को अर्थ का प्रतीकांतरण कहा जाता है। 1.4 अनुवाद व्यापक संदर्भ में 1 अंतर्भाषिक अनुवाद, 2 अंतर्भाषिक अनुवाद तथा 3 अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। 1.4.1 अंतर्भाषिक अनुवाद। अंत भाषिक शब्द का अर्थ है अनुवाद की वह प्रक्रिया जो एक ही भाषा के अंतर्गत घटित होती है। यहाँ प्रतीक तथा प्रतीक दो एक ही भाषा के प्रतीक होते हैं। दोनों ही प्रतीकों का संबंध किसी एक भाषा की दो भिन्न व्यवस्थाओं से होता है, अर्थात यहाँ अनुवादक एक ही बात को उसी भाषा में कुछ दूसरी तरह से व्यक्त कर देता है। उदाहरण के लिए यदि कोई हिंदी कविता का अनुवाद हिंदी गद्य में या हिंदी गद्य का अनुवाद पद्य में करता है तो यह नतः भाषिक अनुवाद का उदाहरण माना जाएगा। इस प्रकार जब एक ही भाषा की एक शैली से उसी भाषा की किसी दूसरी शैली में अनुवाद किया जाता है तो वह अंतर्भाषिक अनुवाद का उदाहरण होता है। ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदी तथा उर्दू दो भिन्न भाषाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही भाषा से जन्मी दो शैलियां हैं जिनकी लिपि अलग अलग है। हिंदी शैली में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक होता है तो उर्दू शैली में अरबी फारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग। हाँ, ये बात अलग है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तो उर्दू फारसी लिपि में, लेकिन लिपि भिन्न हो जाने से भाषाएं भिन्न भिन्न नहीं हो जाती। हम किसी ऑफ भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। मोहन घर जाता है, मोहन घर जाता है वाक्य रोमन लिपि में लिख देने से वह अंग्रेजी भाषा का वाक्य नहीं बन गया, वह वास्तव में हिंदी भाषा का ही वाक्य है जो रोमन लिपि में लिखा गया है। इसी तरह लिपियां समान हो जाने पर भी भाषाएं परस्पर भिन्न हो सकती हैं। संस्कृत, मराठी, हिंदी, नेपाली सभी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं पर लिखी देवनागरी लिपि में ही जाती हैं। अब यदि कोई व्यक्ति हिंदी शैली प्रतीक से उर्दू शैली प्रतीक 2 में अनुवाद करता है तो वह अंतर्भाषिक अनुवाद कहा जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद ऐसे ही कहानीकार हैं जिन्होंने अपनी अनेक कहानियां पहले हिंदी या उर्दू में लिखी और फिर उनका अंतर्भाषिक अनुवाद दूसरी शैली में किया। श्रीवास्तव तथा गोस्वामी ने अपनी पुस्तक में शतरंज के खिलाड़ी का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। शतरंज के खिलाड़ी का हिंदी रूप 1924 में पहले माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बाद में इसका अंतर्भाषिक अनुवाद उन्होंने उर्दू शैली में किया और यह अनुवाद शतरंज की बाजी के नाम से दिसंबर 1924 की जमाना पत्रिका में छपा। श्रीवास्तव के ही शब्दों में इस अन्व्यांतर अंतर्भाषिक अनुवाद को मातृलिपि परिवर्तन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस अनुवाद में न केवल शब्द और वाक्य के चयन में भेद दिखाई देता है वरन रचना के वातावरण के घनत्व और संवेदना की विवृत्ति में भी अंतर दिखाई देता है। इस तथ्य के प्रमाण में कहानी से निम्नलिखित अंश प्रस्तुत किया गया है। हिंदी शैली माधुरी में प्रकाशित। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी, दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो उन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। उर्दू शैली जमाना में प्रकाशित। अंधेरा हो गया था, बाजी बिछी हुई थी, दोनों बादशाह अपने अपने तख्त पर रौनक अफरोज थे, उन पर हसरत छाई हुई थी, गोया मक्तूलीन की मौत का मातम कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह 1.4.2 अंतर्भाषिक अनुवाद। दो भिन्न भिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के बीच जो अनुवाद किया जाता है वह अंतर्भाषिक अनुवाद कहलाता है।
इसे भाषांतर भी कहते हैं। यहाँ प्रतीक तथा प्रतीक दो भिन्न भिन्न भाषाओं के होते हैं। यह अनुवाद का वो रूप है जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन अपने कार्यकलाप में करते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी से अंग्रेजी, रूसी, चीनी या जापानी भाषा में यदि अनुवाद किया जाता है तो यह अनुवाद अंतर्भाषिक अनुवाद कहलाएगा। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। यहाँ अनुवादक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसका दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार हो। न केवल वो स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा की संरचना संबंधी विशेषताओं एवं जटिलताओं से बखूबी परिचित हो, बल्कि दोनों भाषाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं, मान्यताओं, ऐतिहासिक तथ्यों, धार्मिक विश्वासों आदि सभी का ज्ञान होना चाहिए। अनुवादक को दो भाषाओं के बीच अनुवाद करते समय ये ध्यान रखना होता है कि भाषा एक संरचना मात्र नहीं होती। भाषा तो प्रयोग की वस्तु है। विभिन्न प्रयोग संदर्भ उसे अर्थ के विभिन्न आयाम प्रदान कर सकते हैं। भाषा की संरचना में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य अंतर्मुक्त होकर आते हैं। यदि कोई अंग्रेजी भाषी हिंदी की संरचना मात्र सीखकर बिना सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को जाने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है तो वह आदर्श अनुवाद नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए हिंदी भाषी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से अपरिचित व्यक्ति माई फादर इज कमिंग टुडे वाक्य का अनुवाद आज मेरा पिता अनुसार तो यह वाक्य ठीक है, परंतु व्यवहार के स्तर पर हिंदी भाषी इस वाक्य को स्वीकार नहीं करेगा। अनुवादक को संरचना तथा उसके नियमों के साथ ये भी जानना होगा कि हिंदी में सम्मान देने के लिए एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन क्रिया रूप का प्रयोग किया जाता है और तब उपयुक्त अनुवाद होगा। आज मेरे पिताजी आ रहे हैं कर सकता है क्योंकि संरचनागत नियम के। अतः अंतर्भाषिक अनुवाद में अनुवादक को न केवल स्रोत भाषा पाठ की संरचना तथा बुनावट पर ध्यान देना होता है, बल्कि उन सभी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की भी जानकारी रखनी होती है जो उस भाषाई समाज के अभिन्न अंग हैं। चूंकि प्रत्येक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य विशिष्ट होते हैं, अतः भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ वाली अभिव्यक्तियों का अनुवाद करना अनुवादक के लिए एक श्रमसाध्य कार्य होता है। 1.4.3 अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में अनुवाद किसी भाषा की प्रतीक व्यवस्था से किसी अन्य भाषेतर प्रतीक व्यवस्था में अनुवाद किया जाता है। अर्थात उपर्युक्त प्रथम दो प्रकार के अनुवादों में प्रतीक दो का संबंध किसी भाषा व्यवस्था से था, जबकि यहाँ प्रतीक दो का संबंध भाषिक व्यवस्था से नहीं होता। उदाहरण के लिए किसी कहानी या नाटक को फिल्म के रूप में अंतरित करना वस्तुतः अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद के अंतर्गत आता है। आप जानते ही हैं कि गोदान, गबन, साहब बीबी और गुलाम, तीसरी कसम आदि अनेक उपन्यासों को लेकर जो फिल्में बनी हैं वे अंतर प्रतीकात्मक का उदाहरण हैं। इस तरह अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में प्रतीक तो भाषा से संबंधित ही रहता है, परंतु प्रतीक दो का संबंध किसी अन्य माध्यम से हो जाता है। कामायनी में जो कथ्य प्रसाद जी ने कविता के माध्यम से व्यक्त किया है, उसी कथ्य को चित्रात्मक अभिव्यक्ति देकर जगदीश गुप्त ने प्रस्तुत किया है। ये भी अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद या प्रतीकांतर का उदाहरण है। किसी कविता को संगीत के सुरों में ढालना भी ऐसा ही अनुवाद है। 1.5 अनुवाद सीमित संदर्भ में। व्यापक संदर्भ में अनुवाद के क्षेत्र में न केवल दो भाषाओं के बीच होने वाले अनुवाद को ही सम्मिलित किया गया था, बल्कि एक ही भाषा की दो बोलियों या शैलियों के बीच होने वाले अनुवाद तथा भाषिक प्रतीक व्यवस्था तथा भाषिकेतर प्रतीक व्यवस्थाओं के बीच होने वाले अनुवाद को भी शामिल किया गया था। अनुवाद का ये बड़ा ही व्यापक स्वरूप है, लेकिन सीमित संदर्भों में दो भाषाओं के बीच घटित होने वाले अनुवाद व्यापार को लिया जाता है। अर्थात जिसे हमने अंतर्भाषिक अनुवाद की संज्ञा प्रदान की थी, केवल वही अनुवाद सीमित संदर्भ में आता है। इसीलिए इसमें दो भाषाओं के बीच अनुवाद को ही वास्तविक अनुवाद माना जाता है। इस प्रकार के अनुवाद अंतर्भाषिक अनुवाद को भी दो आयामों में समझना होता है। पाठधर्मी आयाम, प्रभावधर्मी आयाम। 1.5.1 पाठधर्मी आयाम। पाठधर्मी आयाम के अंतर्गत अनुवाद करते समय स्रोत भाषा के पाठ या मूल पाठ को केंद्र में रखा जाता है। यहाँ यह माना जाता है कि मूल भाषा पाठ स्वयं में एक स्वायत्त रचना होती है, अतः अनुवादक मूल पाठ की संरचना तथा बुनावट को ध्यान में रखकर ही अनुवाद करे तथा अनुदित पाठ की संरचना तथा बुनावट यथासंभव मूल पाठ के अनुरूप ही हो। अनुवादक को यहाँ यह अनुमति नहीं है कि वो मूल भाषा पाठ के अभिलक्षणों से भिन्न कुछ भी अपनी ओर से अनुदित पाठ में जोड़ने घटाने का कार्य करे। यहाँ तो अनुवादक से यही अपेक्षा की जाती है कि अनुदित पाठ की संरचना और बुनावट मूल भाषा पाठ के अनुरूप ही हो। पाठधर्मी अनुवाद वस्तुत भाषा के सापेक्षतावादी सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत यह मानकर चलता है कि सांसारिक भौतिक सत्य तथा तथ्य तो संसार में सबके लिए समान ही होते हैं, पर उनको देखने की दृष्टि हर भाषा भाषी समाज की अपनी विशिष्ट होती है। संसार का हर भाषा भाषी भौतिक सत्य को समान रूप में ग्रहण करेगा यह आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि एक ही भौतिक सत्य अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ढंग से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए विभिन्न भाषाओं में रिश्ते नाते की शब्दावली को विभिन्न ढंग से व्यक्त किया जाता है।
हिंदी में हमें विभिन्न रिश्ते नातों के लिए जैसे चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, मौसा, मौसी, मामी, चाची, ताई, बुआ आदि शब्द मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजी भाषा में इन सभी रिश्ते नातों के लिए दो शब्दों अंकल तथा आंटी से काम चला लिया जाता है। उनके यहाँ चाचा, ताऊ, मामा, मौसा आदि के लिए अलग अलग शब्द नहीं है। अलग शब्द न होने का यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजी भाषा भाषी समाज के लोग इन संबंधों में अंतर करके नहीं चलते। भौतिक सत्ता या भौतिक संबंधों के धरातल पर तो ये लोग भी इन नाते रिश्तों में अंतर करके चलते हैं और इनको अपने अपने ढंग से भाषा में व्यक्त भी करते हैं। जैसे मामा के लिए मदर्स ब्रदर, मैटरल अंकल तथा चाचा के लिए फादर्स ब्रदर, पैटर्नल अंकल आदि, परंतु भाषिक अभिव्यक्ति के स्तर पर उनके यहाँ अलग अलग शब्द नहीं है। इस प्रकार यदि हम ये तथ्य स्वीकार कर लेते हैं कि भौतिक जगत को देखने की हर भाषा की अपनी अलग दृष्टि होती है, तो अनुवाद करते समय एक सवाल खड़ा हो जाता है। अनुवाद के संदर्भ में एक बात बराबर कही जाती रही है कि अनुवाद में स्रोत भाषा के पाठ में व्यक्त अर्थ को लक्ष्य भाषा पाठ में अंतरित ट्रांसफर किया जाता है। और यदि हम यह मानकर चलते हैं कि भौतिक तथ्यों को देखने की दृष्टि हर भाषा की अलग होती है, तो यह मानना होगा कि एक भाषा में व्यक्त अर्थ यथावत रूप में दूसरी भाषा में अंतरित हो ही नहीं सकता। जब भी अनुवादक एक भाषा के अर्थ को दूसरी भाषा में अंतरित करने का प्रयास करेगा, उसमें लक्ष्य भाषा की दृष्टि के अनुरूप कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य आ जाएगा या दूसरे शब्दों में अर्थ का रूपांतरण हो जाएगा। परंतु अनुवाद तो समतुल्यता के सिद्धांत को लेकर चलता है। वहां अर्थ के रूपांतरण की बात स्वीकार नहीं की जा सकती। अतः विद्वान यह मानने लगे हैं कि अनुवाद में अर्थ का अंतरण नहीं होता, बल्कि अर्थ का प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। अतः भाषा का सापेक्षतावादी सिद्धांत यही मानकर चलता है कि अनुवाद प्रक्रिया में स्रोत भाषा के पाठ के भाषिक अभिलक्षणों का लक्ष्य भाषा के पाठ में अंतरण नहीं किया जाता, वरन प्रयोजन और प्रकार के आधार स्रोत भाषा के अभिलक्षणों को लक्ष्य भाषा के अभिलक्षणों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसीलिए मुहावरे, लोकोक्तियों, सांस्कृतिक शब्दों एवं सामाजिक अभिव्यक्तियों आदि के अनुवाद में अंतरण प्रक्रिया की अपेक्षा प्रतिस्थापन प्रक्रिया अधिक कारगर सिद्ध होती। श्रीवास्तव 1985। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुवाद का पाठ धर्मी आयाम अनुवाद के उस स्वरूप को प्रतिष्ठित करता है जहां अनुवादक ऐसा अनुदित पाठ प्रस्तुत करे जिसकी प्रकृति स्रोत भाषा के पाठ की प्रकृति से मेल खाती हो। जिस तरह की संरचनाएं मूल पाठ में आई हैं, वैसी ही संरचनाएं अनुवाद में भी प्रस्तुत की जाएं। 1.5.2 प्रभाव धर्मी आयाम। जहां तक तकनीकी तथा सूचना प्रधान साहित्यिक पाठों के अनुवाद का प्रश्न है, पाठ धर्मी अनुवाद वहां कारगर हो जाता है, परंतु जब बात सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की आती है, तब केवल पाठ धर्मी अनुवाद से काम नहीं चल पाता। उदाहरण के लिए कविता के अनुवाद में अनुवादक से यह अपेक्षा करना कि वो अनुदित पाठ में वैसी ही संरचनाएं, छंद, लय आदि ले आए, यह उचित नहीं है। रामचरितमानस की चौपाइयों का किसी अन्य भाषा में चौपाई जैसे छंद में अनुवाद करें, यह संभव नहीं होता। अतः अनुवाद का प्रभाव धर्मी आयाम इस मान्यता को लेकर चलता है, विशेषकर सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में, कि अनुवादक मूल भाषा पाठ की संरचना तथा बुनावट की अपेक्षा उस प्रभाव को पकड़ने की कोशिश करे जो स्रोत भाषा के पाठकों पर पड़ा है। फिर अपने अनुदित पाठ के माध्यम से लक्ष्य भाषा के पाठकों के मन में भी वही प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास करे। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति प्रेमचंद की किसी कहानी या उपन्यास का अनुवाद किसी विदेशी भाषा में करता है, तो अनुवाद में ये ध्यान देने की अधिक आवश्यकता नहीं है कि वह प्रेमचंद की कहानी की संरचना तथा बुनावट को ध्यान में रखकर अनुवाद करे, बल्कि अनुवादक को ये देखना होता है कि प्रेमचंद की उस कहानी का हिंदी भाषा भाषी पाठकों के मन पर क्या प्रभाव पड़ा है। उसका अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि उस विदेशी भाषा के पाठकों के मन में भी अनुदित कृति के माध्यम से वही प्रभाव पड़े जो हिंदी के पाठक वर्ग के मन पर पड़ा है। अतः अन्य सृजनात्मक साहित्यिक विधाओं में भी, विशेष रूप से कविता के अनुवाद में, तो प्रभाव धर्मी अनुवाद का ही आश्रय लेना होता है। यहाँ यह मानकर चला जाता है कि पाठ तो पाठक तथा लेखक के बीच संबंध स्थापित करने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि पाठक के मन पर क्या प्रभाव पड़ा है। 1.6 सारांश। इस इकाई के अंतर्गत आपको अनुवाद क्या है, अनुवाद की कौन कौन सी परिभाषाएं विद्वानों ने दी हैं, अनुवाद के प्रमुख अभिलक्षण कौन से हो सकते हैं तथा अनुवाद का स्वरूप क्या है आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आपने सीखा कि अनुवाद शब्द तथा ट्रांसलेशन शब्द परस्पर कितने निकट हैं तथा उनकी व्युत्पत्तियां किस प्रकार हुई हैं। अनुवाद की परिभाषाओं के आधार पर आपको बताया गया कि अनुवाद दो भाषाओं के बीच घटित होने वाला ऐसा क्रिया व्यापार है जिसमें एक भाषा के पाठ में व्यक्त संदेश को दूसरी भाषा के पाठ में प्रतिस्थापित किया जाता है। अनुवाद के स्वरूप का अध्ययन करते समय आपने ये देखा कि अनुवाद केवल दो भिन्न भाषाओं के बीच घटित होने वाला व्यापार ही नहीं है। दो भाषाओं के बीच घटित होने वाला अनुवाद, जिसे अंतर्भाषिक अनुवाद या भाषिक अनुवाद कहा जाता है, वस्तुतः अनुवाद का सीमित संदर्भ है।
व्यापक संदर्भ में हम भाषिक अनुवाद को तो शामिल करते ही हैं, इसके अलावा एक ही भाषा की दो शैलियों, बोलियों, साहित्यिक विधाओं जैसे कविता से कहानी में या कहानी से कविता में आदि के अनुवाद को भी ले लेते हैं। इसी को हमने अंतःभाषिक अनुवाद की संज्ञा प्रदान की थी। इसके अलावा व्यापक संदर्भ में दो भिन्न माध्यमों या प्रतीक व्यवस्थाओं, एक भाषिक माध्यम तथा दूसरा दृश्य, चित्र आदि का माध्यम के बीच घटित होने वाले अनुवाद को भी व्यापक संदर्भों में अनुवाद का ही क्षेत्र मान लेते हैं। हाँ, व्यावहारिक धरातल पर अंतर्भाषिक अनुवाद या भाषिक अनुवाद को ही अनुवाद का वास्तविक क्षेत्र माना जाता है। अनुवाद का व्यापक संदर्भ चूंकि प्रतीक विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर खड़ा हुआ है, अतः आपको प्रतीक की संकल्पना तथा प्रतीक विज्ञान की आधारभूत मान्यताओं से भी परिचित कराया गया। दूसरी ओर सीमित संदर्भ में भाषा के सापेक्षतावादी सिद्धांत के विषय में आपको परिचय देते हुए ये बताया गया कि सीमित संदर्भों में अनुवाद के दो आयाम पाठधर्मी तथा प्रभावधर्मी सामने आते हैं। वस्तुतः पाठधर्मी अनुवाद सूचना प्रधान तथा तकनीकी साहित्य के अनुवाद में उपयोगी है, जबकि सर्जनात्मक साहित्य का अनुवाद प्रभावधर्मी आयाम के क्षेत्र का विषय है। पाठधर्मी अनुवाद में मूल पाठ की संरचना तथा बुनावट को ध्यान में रखकर अनुवाद किया जाता है तथा अनूदित पाठ को मूल भाषा के पाठ के अभिलक्ष्यों, संरचना, बुनावट आदि के अनुरूप प्रस्तुत किया जाता है, जबकि प्रभावधर्मी अनुवाद यह मानकर चलता है कि अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा के पाठकों के मन पर वही प्रभाव पैदा किया जाए जो प्रभाव मूल लेखक ने स्रोत भाषा के पाठकों के मन पर छोड़ा है।